Hello friends, welcome to my YouTube channel on Agri Guidance. Myself Aniket Kumar. I have passed BCECE examination in the year 2020 and that time I have got ranked third in all over Bihar. At present time I am studying in Bihar Agricultural College Sabor, Bhagalpur. एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों को एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे BCECE, BHU, ICAR, यूपी कैटेट, जेट इत्यादि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले एग्रीकल्चर के कुछ बेसिक से हाई लेवल के जो भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल इस लेक्चर में मैं आप लोगों को पशुपालन क्या है और उससे संबंधित कुछ बेसिक क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो विभिन्न प्रकार के एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पशुपालन पर। सबसे पहले प्रश्न है क्या कि पशुपालन क्या है, तो मैंने जो है पशुपालन की एक अच्छी डिफिनेशन बोर्ड पर जो है लिख रखी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं पशुपालन क्या है। पशुपालन विज्ञान की वह शाखा है, पशुपालन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आर्थिक महत्व रखने वाले पशुओं को आर्थिक उद्देश्य के लिए पाला जाता है। अब इसमें एक टर्म आ रहा है आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य का मतलब हुआ क्या कि उससे जो भी उत्पाद प्राप्त होगा या उसको बेचकर हम कुछ धन यानी कि पैसा या रुपया कुछ अर्न कर सकते, कमा सकते। आर्थिक उद्देश्य का मतलब ये हुआ। पशुपालन विज्ञान के अंतर्गत मुख्य रूप से गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, पोल्ट्री आदि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। पशुपालन से हमें दूध यानी मिल्क, मांस, मीट, एग, अंडे, ऊन, फ्यूल मतलब हो गया कि जो है फ्यूल का मतलब हुआ कि जो है गाय जब गोबर देती है उसको सुखाकर हम लोग जो है फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। अब उसके बाद है पोल्ट्री का हिंदी होता है कुक्कुट पालन में जो है मुख्य रूप से जो है मुर्गा, मुर्गी, टर्की, गिज इत्यादि पशुओं को पाला जाता है। ये हम लोगों ने बात कर ली बेसिक पशुपालन बारे में क्या कि जो है पशुपालन क्या है और उसका परिभाषा क्या है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे जो विभिन्न प्रकार के एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश। तो हम जिस देश में हैं यानी भारत देश में है, भारत क्या है दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश है। भारत में ही सबसे अधिक दूध का उत्पादन होता है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन है वर्तमान समय में भारत में दूध का उत्पादन कितना होता है। अगर हमने पहले में बात किया कि भारत विश्व का यानी दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है तो भारत में दूध का उत्पादन कितना होता है। तो भारत में वर्तमान समय में जो दूध का उत्पादन होता है वो है 210 मीट्रिक टन प्रति वर्ष। कहने का मतलब एक वर्ष में भारत में वर्तमान समय में 210 मीट्रिक टन दूध का उत्पादन हो रहा है। उसके बाद है भारत के दूध उत्पादन में विभिन्न पशुओं का योगदान, मतलब 210 टन जो हमने बात की कि दूध का उत्पादन हो रहा है उसमें किस पशु का कितना योगदान है, किस पशु का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे ज्यादा है भैंस का कितना है 49.2%, गाय का कितना है 47.3% और बकरी कितना है 3.5%। तो इस प्रकार से क्या है कि 210 मीट्रिक टन जो दूध का उत्पादन होता है पूरे भारतवर्ष में एक साल के अंदर, उसमें जो है भैंस का 49.2%, गाय का 47.3% और बकरी का 3.5% योगदान है। आगे हम बात करते हैं दूध का हल्का पीला रंग। गाय का जो दूध होता है वो आप लोगों ने देखा होगा वो हल्के पीले रंग का होता है। तो वो किसके कारण होता है, तो वो होता है कैरोटीन के कारण। एक
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गाय के सॉरी उसके बाद अगला क्वेश्चन है दूध का उजला रंग। दूध का क्या होता है? व्हाइट कलर में होता है, जो केसिन नामक प्रोटीन के कारण होता है, केसिन के कारण। उसके बाद है दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान जो है 6.4 से 6.7 से 7 तक होता है, 6.4 टू 6.7। उसके बाद है कि जो दूध में किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? तो दूध में जो है आयरन, इसको लोहा बोलते हैं हिंदी में, आयरन यानी कि Fe, जिसको हम लोहा बोलते हैं, इस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है दूध में पाया जाने वाला प्रमुख पोषक तत्व। हमने इसमें हमने जो है पीछे जो देखा क्या कि जो है दूध में जो है आयरन पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, लेकिन किस पोषक तत्व जो कौन सा पोषक तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वो दो है, क्या है? कैल्शियम एंड फास्फोरस। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस नामक पोषक तत्व जो होता है दूध में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो हड्डियों के मजबूती के लिए बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद है भारत में दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस पशु का है? तो हम लोगों ने पीछे देखा क्या कि भैंस जो है कुल दूध उत्पादन में 49.2% योगदान देती है। कहने का मतलब भारत में जो भी दूध का उत्पादन होता है उसमें जो है भैंस का सबसे अधिक योगदान है। गाय इसका आंसर नहीं होगा, बहुत लोग इसका आंसर गाय लगा देते हैं, लेकिन भारत में जो दूध का उत्पादन सबसे अधिक जो योगदान है वो भैंस का है। इस क्वेश्चन का आप लोग ध्यान रखिएगा। भैंस को क्या बोलते हैं? बफेलो बोलते हैं। बफेलो यानी कि भैंस का। उसके बाद अगला क्वेश्चन पुअर्स मेन काउ, इसका हिंदी क्या हुआ कि जो है अगला जो क्वेश्चन है जो लिखा हुआ है, जो 10 नंबर क्वेश्चन है, पुअर्स मेन काउ मतलब जो है कि जो गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? हम लोग जानते हैं किसको? गॉट को, बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। और यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता थे, उन्होंने बकरी को जो है गरीबों की गाय का ही कहा था। अब हम आगे कुछ और क्वेश्चन की बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद है राजस्थान, उसके बाद है गुजरात। सबसे पहले कौन है? सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है राजस्थान, उसके बाद है गुजरात। अगला क्वेश्चन है प्रथम पशु जनगणना। जिस प्रकार से भारत में पॉपुलेशन का काउंटिंग होता है, उसी प्रकार से हर एक 5 वर्ष के अंतराल पर पशु की जनगणना कराई जाती है। तो प्रथम पशु जनगणना जो है 1919 ईस्वी में हुई थी। 1919 में पशु जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो 5 वर्ष के अंतराल पर होती है। पांच वर्षों के अंतराल पर। अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मिल्क प्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति के पिता या जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जो है श्वेत क्रांति के पिता या जनक कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन।
डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक या पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की आबादी का कितना प्रतिशत भैंस एवं गाय भारत में पाई जाती है? वर्ल्ड में गाय एवं भैंस का जो भी पॉपुलेशन है उसका 57% भैंस और 16% गाय जो है भारत में पाई जाती है, यानी कि भैंस जो हो जाएगा 57%, गाय 16%। वर्ल्ड में जो भी भैंस और गाय पाई जाती है उसका टोटल का 57% भैंस भारत में और 16% गाय भारत में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है NDRI। ये दोनों जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन जो है BHU के एग्जाम में, BCC के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। NDRI फुल फॉर्म, N मतलब नेशनल, D मतलब डेयरी, R मतलब रिसर्च, I मतलब इंस्टीट्यूट। इसी को हम यहाँ लिखेंगे, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसी को हिंदी में बोलते हैं, नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। कहां पर? NDRI फुल फॉर्म होता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसको हिंदी में अगर बात करें राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ये कहां पर है? करनाल, हरियाणा में। हरियाणा के करनाल में इसका स्थापना पूछता है, तो इस इंस्टीट्यूट का स्थापना जो है 1955 ईस्वी में हुई थी। ये जो क्वेश्चन है BHU में बहुत बार पूछा गया है कि NDRI की स्थापना जो है कब हुई थी, तो NDRI का स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसी को अगर हम हिंदी में लिखेंगे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसको हिंदी में कहा जाता है। ये कहां पर है? आनंद, गुजरात। इसका स्थापना कब हुआ था? इसमें हम केवल जो है 10 साल ऐड कर रहे हैं, मतलब 1965 ईस्वी में NDDB की स्थापना हुई। कहने का मतलब इंस्टीट्यूट की स्थापना पहले हुई, NDRI की स्थापना पहले हुई 1955 ईस्वी में, उसके 10 साल बाद बोर्ड यानी कि NDDB की स्थापना 1965 में। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, BHU के एग्जाम में दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड की। इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑपरेशन फ्लड को 3 चरणों में लागू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड का मतलब होता है जब भारत देश आजाद हुआ उस समय दूध की बहुत कमी थी, लोगों को दूध नहीं मिल पाता था, इस कारण से उनका संतुलित विकास नहीं हो पाता था। तो इसको उसके बाद जो है भारत में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, जिसके तहत भारत के विभिन्न स्टेट में दूध ग्रिड का स्थापना किया गया। तो उसी बारे में बात करते हैं। ऑपरेशन फ्लड को 3 चरणों में लागू किया गया था। इसका जो है मुख्य रूप से इसलिए पूछता है कौन सा ऑपरेशन फ्लड कब चालू किया था। हम लोग केवल बस इतना ही याद रखना है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ऑपरेशन फ्लड एक जो है वो 1970 में स्टार्ट हुआ था, 1970 से 1980। कहने का मतलब 1970 से 1980 तक ऑपरेशन फ्लड एक का कार्यकाल था।
ऑपरेशन फ्लड जो 2 था, ऑपरेशन फ्लड जो 2 था वो 1981 से 1985, कहने का मतलब 1981 से 1985 तक था। ऑपरेशन फ्लड 3 जो था वो 1985 से 1996, मतलब 11 साल का। पहला जो था वो 10 साल का था, सेकेंड जो था वो 4 साल का था, थर्ड जो था वो 11 साल का था। तो आपको ध्यान रखना है, पहला जो कब होगा 1970 से 1980, सेकेंड कब होगा 81 से 85, थर्ड कब होगा 85 से 96, यानी कि 1996। तो हाँ, तो इस प्रकार से जो भी इस लेक्चर में हम लोगों ने बात किया एनिमल हस्बेंड्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। अगला जो इस वीडियो का पार्ट 2 होगा उसमें हम जो है गाय के बारे में बात करेंगे कि जो है सबसे पहले हम जो बात करेंगे कि जो है गाय को किस किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है। तो जो है गाय को उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता का मतलब होता है कि हम उसको किस काम में उपयोग ले रहे हैं, या तो हम उसको दूध के मतलब दूध देने के काम में उपयोग ले सकते हैं, जो भी हमारा खेत है उसमें कुछ काम में उपयोग ले सकते हैं, या दोनों पर्पज के लिए। तो इस बेसिस मतलब उपयोगिता के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, गाय को 3 भाग में बांटा जाता है। एक होता है उत्पत्ति स्थल के आधार पर, उत्पत्ति स्थल के आधार पर गाय को 2 भाग में बांटा जाता है, देसी गाय, विदेशी गाय। तो ये सब हम लोग जो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो एग्री गाइडेंस इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।